हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बीटा फंक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बीटा फंक्शन क्या होता है, इसको कहाँ यूज करते हैं, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, बीटा फंक्शन को यूज करते हुए कैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एग्ज़ाम में क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है इस फंक्शन के रिलेटेड जो क्वेश्चन वो आने की। तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। बीटा फंक्शन एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है, उस इंटीग्रल को हम कहते हैं बीटा फंक्शन। द इंटीग्रल लिमिट्स 0 to 1, जो वेरिएबल है x उसकी पावर m-1 होती है, इंटू 1 - x की जो पावर है वो n-1 होगी, और dx है साथ में। और यहाँ जो m और n दे रखे हैं उन पर कंडीशंस हैं, फिर m n एंड r ग्रेटर देन 0। अगर कोई इंटीग्रल ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि जो उसमें m और n यूज कर रखे हैं हमने, वो पॉजिटिव रियल नंबर हैं, कोई भी रियल नंबर है यहाँ m और n, तो ऐसे इंटीग्रल को कहेंगे हम बीटा फंक्शन। दिस इंटीग्रल इज नोन एज बीटा फंक्शन। और इसकी जो नोटेशन है, ये जो बी एम एन इसकी नोटेशन है, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे बीटा एम एन। और इसमें मैं एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं आपको, जो m और n इसने ग्रेटर देन 0 ले रखे हैं, इनका मतलब इतना सा है, ये जो इंटीग्रल जिसको हम बीटा फंक्शन कह रहे हैं, m और n अगर ग्रेटर देन 0 है, इस वैल्यूज पे ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। अगर m और n ग्रेटर देन 0 नहीं है, मान लिया कहीं m 0 है, तो उस केस में जो ये इंटीग्रल है ये डाइवर्जेंट होगा, आइदर दिस इज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर m और n की वैल्यू कुछ और हैं, पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, उस केस में भी ये जो इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट इंटीग्रल होगा। इस वजह से हमने क्या, जो कन्वर्जेंट इंटीग्रल है उसी को हमने बीटा फंक्शन कहा है। अब इसके बारे में कुछ एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। वो जो एग्जाम्पल हैं, क्या वो बीटा फंक्शन के एग्जाम्पल हैं? बीटा फंक्शन है तो बीटा के फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम? फर्स्ट एग्जाम्पल जो लेकर चल रहे हैं, ये रहा हमारे पास 0 to 1 x to the power m इंटू 1 - x to power 3 dx। हमें ये बताना कि ये बीटा फंक्शन है कि नहीं। बीटा फंक्शन है तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? देखो, इसको बीटा फंक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारा इंटीग्रल है बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में, उससे इसको कंपेयर करेंगे। सबसे पहले हम लिमिट्स देखेंगे, लिमिट्स सेम है कि नहीं। लिमिट्स 0 to 1 है, जिसको हम चेक करें यहाँ भी, और जो हमारा इंटीग्रल है वहाँ भी क्या है, 0 to 1 लिमिट्स दे रखे हैं इंटीग्रल की। चलो, लिमिट्स तो सेम है। उसके बाद हम जो वेरिएबल्स हमारे पास x, उसकी पावर जो इंटीग्रल में जो डेफिनेशन में जो पावर है x की, उससे कंपेयर कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ जो इंटीग्रल की जो पावर है x की पावर 5 दे रखी है, इस x की पावर 5 को हम कंपेयर करेंगे, ये जो इधर x की पावर दे रखी है m-1। तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो कि इसको अगर आप डायरेक्टली लिखना चाहो, 5 = m-1, और यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ से जो m की वैल्यू मिलेगी हमें मिल जाएगी 6। सिमिलरली जो अनदर टर्म है, मीन्स 1 - x की जो पावर है, 1 - x की पावर को कंपेयर करेंगे हम। 1 - x की पावर को इधर ये जो दे रखी है 1 - x की पावर जो है n-1, उसको इससे कंपेयर करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद जो हमें मिल रहा है 3 = n-1, मीन्स यू कैन राइट 3 = n-1, मीन्स यहाँ से n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू बन गई हमारे पास 4, क्योंकि वो -1 है, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो n बन गया 4। तो m की वैल्यू हो गई 6 और n की वैल्यू बन गई 4, और m और n यहाँ क्या हो गई, ग्रेटर देन 0 है। इसलिए जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, वो क्या है, एग्जाम्पल ऑफ बीटा फंक्शन है। और उसकी नोटेशन क्या रहेगी, नोटेशन उसकी रहेगी B6 4। जो नोटेशन है ये री नोटेशन B6
4 मीन्स बीटा 64। ये पहला एग्जाम्पल हमने किया। इसी से रिलेटेड सेकंड एग्जाम्पल भी हम देख रहे हैं। जो सेकंड एग्जाम्पल है वो ये रहा। सबसे पहले हम इंटीग्रल की जो लिमिट्स है वो देखेंगे। इंटीग्रल लिमिट यहाँ 0 से 1 है और जो हमारे डेफिनेशन में भी वही है बीटा फंक्शन डेफिनेशन में। उसके बाद हम वेरिएबल की जो पावर वो कंपेयर करेंगे। वेरिएबल की पावर कंपेयर करेंगे। कैसे वेरिएबल की पावर कंपेयर कर रहे हैं? जैसे यहाँ x की पावर 1/3 है और 1 माइनस एक्स की पावर क्या है 5/4 दे रखी है। तो हम ऐसा कर रहे हैं, वहाँ जो इंटीग्रल है हमारा जो डेफिनेशन में, वहाँ जो क्या है पावर क्या है m-1 और n-1 है। मीन्स मैं थोड़ी सी दूसरी ट्रिक से सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ। हम ऐसा करेंगे, जो पावर है उसमें एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे। जैसे पावर हमारी 1/3 है तो इसमें हमने क्या किया, एक जोड़ रहे हम, इसमें एक जोड़ा, फिर एक हमने माइनस कर दिया और एक जोड़ने के बाद जो हमारी टर्म बनी है वो हमारा क्या है m। अब वो हमारा बन गया m। मान लिया ये जो है हमारा m है। तो यहाँ m की वैल्यू क्या हो गई, m इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1 मीन्स 1/3 प्लस 1 मीन्स ये बन गया 4/3। सिमिलरली जो 1 माइनस एक्स की टर्म है वो है 5/4। उसमें भी हम एक जोड़ देंगे और एक घटा देंगे और 5/4 प्लस 1 मीन्स ये बन गया हमारा 9/4। तो जो यहाँ n की वैल्यू बन गई 9/4। तो n की वैल्यू है 9/4। क्योंकि दोनों m और n क्या है ग्रेटर देन 0 है, इस वजह से इसको कह सकते हैं हम दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीटा फंक्शन। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। इसकी हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं कि बीटा फंक्शन में कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन क्या है, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे वो नेक्स्ट इसी में हम डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कि बीटा फंक्शन हमारा सिमेट्रिक होता है। बीटा फंक्शन इज ए सिमेट्रिक फंक्शन। और सिमेट्रिक फंक्शन के लिए क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक फंक्शन में जो कंडीशन है वो ये लिख रहे हैं हम, बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm। और मैं आपको सिमेट्रिक फंक्शन के बारे में बता दूं कि कोई फंक्शन सिमेट्रिक कब होता है। एनी फंक्शन f(x,y) मैं अगर लिख के बता देता हूँ, f(x, y) इज सेड टू बी सिमेट्रिक फंक्शन इफ x and y आर रिप्लेस्ड एंड बोथ वैल्यू आर इक्वल। अगर x और y को इंटरचेंज कर दें और जो दोनों वैल्यूज हैं ओरिजिनल फंक्शन और इंटरचेंज्ड फंक्शन की जो वैल्यू वो दोनों सेम रहे, उस केस में जो हमारा फंक्शन है इसको हम सिमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं। दिस इज सेड टू बी सिमेट्रिक फंक्शन। तो ऐसे ही प्रॉपर्टी हमारा जो बीटा फंक्शन है वो सेटिस्फाई करता है। देखो कैसे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है उसका प्रूफ हम कर रहे हैं इधर। बीटा फंक्शन को सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें जो प्रॉपर्टी प्रूव करनी है वो ये है, बीटा mn इक्वल्स टू बीटा nm। इसका प्रूफ कर रहे हैं हम जो बेसिक डेफिनेशन है वो डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं। फॉर ऑल mn ग्रेटर देन 0 बीटा mn इक्वल्स टू दिस वन मीन्स बीटा mn की जो वैल्यू है बाय डेफिनेशन 0 to 1 इंटीग्रल लिमिट्स हैं x टू द पावर m-1 एंड 1 माइनस एक्स टू द पावर n-1 dx। ये क्या, इसकी जो वो वैल्यू लिखी है हमने जो बाय डेफिनेशन वैल्यू जिसको हम बीटा फंक्शन कहते हैं, जिस वैल्यू को मीन्स जो कन्वर्जेंट इंटीग्रल वैल्यू है। अब इसको हम सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे। वो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है वो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। कोई भी इंटीग्रल अगर जिसकी लिमिट्स 0 to a है और यहाँ जो है f(x) dx है, अगर f(x) के x को मैं 1a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ तो दोनों वैल्यू इक्वल रहेंगी। जैसे f जो फंक्शन हमारा इसमें इंटीग्रेंड जो है उसमें इंटीग्रेंड ये है x। अगर इस x को मैं a माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूँ
इस इंटीग्रल में a माइनस एक्स से अगर हम इसको रिप्लेस कर दें राइट हैंड साइड पे, तो ये दोनों इंटीग्रल वैल्यू बराबर रहेंगी। तो ऐसा ही हमने किया है, इस x को हमने रिप्लेस कर दिया a माइनस एक्स से। देखो ये यहाँ से किया है, लेफ्ट हैंड साइड में x था, राइट हैंड साइड में ax लिखा है, और ये दोनों इंटीग्रल हमारे बराबर रहेंगे, लिमिट सेम है दोनों, लेफ्ट और राइट में 0 to a लिमिट्स है। अब इसी प्रॉपर्टी को हम, जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन उसमें यूज कर रहे हैं, उसमें यूज करेंगे। तो देखो हमारी बीटा फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें लिमिट्स दे रखी हैं 0 to 1। जैसे कि जिस प्रॉपर्टी को उस जो प्रॉपर्टी हमारे पास उसमें लिमिट्स है 0 to a, मतलब हमारी जो बीटा फंक्शन की डेफिनेशन में है उसमें इसमें लोअर लिमिट्स तो सेम है, अपर लिमिट्स ए की जो वैल्यू है अगर हम कंपेयर करें तो वो 1 बन गई। तो हम x को किस वैल्यू से रिप्लेस कर सकते हैं? x को रिप्लेस कर सकते हैं जो वैल्यू है हमारी 1 माइनस x से, इस x को रिप्लेस करेंगे हम। कैसे रिप्लेस कर रहे हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मान लिया हमारे पास जो x की वैल्यूज है ये रही x, इस x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एक्स, तो इस x की जगह 1 माइनस एक्स रखा तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 1 माइनस एक्स टू द पावर m माइनस 1। अब नेक्स्ट जो इधर है x है, इस टर्म को मैं, इसमें जो x है उसको फिर से 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, फिर से मैंने इसको क्या 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जो पहली टर्म है हमारी 1 माइनस एक्स की पावर क्या होगी इधर m माइनस 1 बन गई, और नेक्स्ट जो टर्म में है 1 से -1 कैंसिल आउट होके तो x की पावर क्या रह गई हमारे पास n माइनस 1 बाकी रह गई ये पावर। अब इसको हम बीटा जो फंक्शन है उससे कंपेयर करेंगे, उससे इसको कैसे कंपेयर करेंगे? बीटा फंक्शन में जो x की पावर होती है अगर उसको हम लिखें, वो पहले लिखते हैं, जैसे बीटा mn लिखा, या जो m का मतलब है x की पावर m माइनस 1 और n का मतलब है 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1। तो सिमिलरली अगर इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ये बन गया मेरा 0 to 1, मीन्स क्या हो गया x की पावर n माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की जो पावर है इधर क्या बन गई m माइनस 1 और इंटू में dx। अब मैं इसको बीटा की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो बीटा की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम, दिस इज nm, दिस इज इक्वल टू nm। जो हमें प्रूव करना था वो यही हो गया, बीटा m n इक्वल टू बीटा nm, यही हमारा रिजल्ट था, इसको हमें प्रूव करना था। दिस इज नोन एज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन। आगे इसका प्रूफ भी दिखा रखा है, मैं एक आपको शो कर दूं वो जो भी दिखा रखा है। देखो ये हमारी इक्वेशन बनी थी, ये हमारा बन गया इस फॉर्म में, और इसको लिख सकते हैं बीटा एन एम। तो यहाँ से क्या होगा बीटा एम एन इक्वल टू बीटा एम एन फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन 0। जो बीटा फंक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं एम और एन ग्रेटर देन 0 वो स्टिल यहाँ होल्ड रहेंगी। अब हम एक और प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं बीटा फंक्शन की, वो प्रॉपर्टी क्या है? अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की जो अनदर फॉर्म है वो क्या है? जैसे फर्स्ट जो बीटा फंक्शन की फॉर्म है, जो डेफिनेशन है मेन, उसमें तो क्या है हमारा कि जो लिमिट्स हैं वो 0 to 1 है, बट अनदर फॉर्म है जो उसमें हमारी बीटा फंक्शन की जो लिमिट्स बन जाएंगी वो लिमिट्स बन रही है 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी लिमिट्स बन रही, तो भाई जो इंटीग्रैंड वैल्यू है, ये जो इंटीग्रैंड वैल्यू है ये भी चेंज होगी, और चेंज होकर क्या बन रही है? अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन एम एन इक्वल्स टू 0 to इन्फिनिटी। लिमिट्स बन गई हमारी इसमें 0 और इन्फिनिटी, और जो इंटीग्रैंड है वो बन गया है x की पावर m माइनस 1 और 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस एन डी एक्स। इसकी जो दूसरी वैल्यू है दिस इज आल्सो इक्वल टू x टू द पावर n माइनस 1। नेक्स्ट में जो पावर है वो n माइनस 1 है और नीचे जो पावर है वो सेम है m प्लस n है। और इसमें भी जो प्रॉपर्टीज हैं m और n पे जो कंडीशंस है वो क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0 रहेगी। इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, इसका प्रूफ हम अभी कर रहे हैं।
फॉर ऑल m n ग्रेटर देन 0 वी हैव, जो हमारा बीटा फंक्शन है वो लेकर चल रहे हैं हम, बीटा एम एन इक्वल्स टू, बीटा एम एन की जो वैल्यू है वो हमारे पास ये है 0 to 1 x टू द पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx। अब हमें जो बीटा फंक्शन को अनदर फॉर्म में लिखना है उसमें हमें लिमिट्स 0 to इन्फिनिटी चाहिए हैं। एक इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। दूसरी, जो हमारा जो इंटीग्रेंड चेंज हो रहा है, हमें ऐसी कोई सपोजिशन करनी है जिससे कि लिमिट 0 to इन्फिनिटी बन जाए। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है, उसमें इंटीग्रेंड में जो टर्म है डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स की टर्म्स भी हमारे पास हों। तो ऐसा जो ऐसे सपोजिशन करेंगे जिससे ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ होल्ड हो जाएं। तो ऐसी सपोजिशन करने से हम एक जो x की वैल्यू ले रहे हैं, वो जो x की वैल्यू हम ले रहे हैं x इक्वल टू टी बाई 1 प्लस टी। इससे जो लिमिट्स लेंगे हमारी रिक्वायर्ड लिमिट्स आ रही हैं, तो x इक्वल टू टी बाई 1 प्लस टी। हम यहाँ से क्या करेंगे, हमें जो डिटरमिनेंट वैल्यू चाहिएगी इधर से, मीन्स जो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, डी एक्स इक्वल्स टू, इसको u बाई वी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये बन जाएगी डी टी ओवर 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमने जो वैल्यू सपोज की है एक्स की, उस वैल्यू से हम टी की सेपरेटली वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद इधर से ये रिलेशन आएगी। यहाँ से हमने क्या किया, टी को लेफ्ट हैंड साइड रख लिया और बाकी को उधर शिफ्ट कर दिया, और इसके बाद जो हमें वैल्यू मिली है टी इक्वल्स टू एक्स बाय 1 माइनस एक्स, ये नई वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है। अब हमें लिमिट्स फाइंड करनी है। ये जो हमारा नया वेरिएबल टी आ गया है, इसकी लिमिट्स क्या होंगी, लिमिट्स हम एक्स की लिमिट्स के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे हम। अगर एक्स हमारा 0 है उस केस में टी हमारा क्या हो गया, ये जो रिलेशन है ये वाली रिलेशन टी इक्वल्स टू एक्स बाई 1 माइनस एक्स, इसमें हम एक्स की जगह 0 पुट करते हैं तो क्या बनता है, टी इक्वल्स टू 0, मीन्स नई लिमिट बन गई हमारी, एक्स 0 है तो टी इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब हम x इक्वल्स टू 1 के रिस्पेक्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर x इक्वल्स टू 1 है तो जो हमारी t की वैल्यू है ये वाली वैल्यू, इसमें हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो ये क्या बनता है, इन्फिनिटी बनता है। मीन्स अगर x 0 है देन t टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये हमारी नई लिमिट्स हो गई। अब हमने जो भी सपोज किया है वो सारे की सारे वैल्यू जो हमारी इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x की जगह पुट करेंगे टी बाई 1 प्लस टी, और dx की जगह जो पुट करनी है वैल्यू में, ये जो वैल्यू है ये dx की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और लिमिट्स हम चेंज कर देंगे इसके रिस्पेक्ट में, जो भी लिमिट्स हमारी बन रही हैं। ये लिमिट पुट करने के बाद जो हमारा नया इंटीग्रल बना है ये बन गया है। नया जो इंटीग्रल है हमारा बीटा एम एन, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगी हमारी, तो हमने x की जगह पुट किया है t बाई 1 प्लस टी, और इसकी पावर यहाँ बन गई m माइनस 1, और उसके बाद जो 1 माइनस एक्स है उसमें भी x की जगह t बाई 1 प्लस टी पुट कर दिया, और ऑल की पावर क्या है n माइनस 1, और dx की जो वैल्यू थी हमारी ये dx की वैल्यू है। और लिमिट्स की बात रही, लिमिट्स क्या हो गई हमारी, 0 से इन्फिनिटी लिमिट्स बन गई हैं। लिमिट्स ये हमारी 0 से इन्फिनिटी हो गई हैं। अब इसमें हमने इतना सा करना है, जो t की जो पावर्स हैं वो सेपरेट करने हैं, और 1 माइनस जो t की पावर बन रही हैं उनको सेपरेट करना है। बस यूँ मान लो आपने पावर्स को सेपरेट कर दिया और हमारी अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन बन गई है। इसको सेपरेट कैसे कर रहे हैं, सेपरेट होने के बाद जो टर्म्स बन रही हैं वो देखो क्या है, टी की पावर जो फर्स्ट टर्म हमारी ये वाली जो फर्स्ट टर्म है इसमें टी की पावर m माइनस 1 है, तो टी की पावर यहाँ से क्या बन गई हमारी नेक्स्ट इंटीग्रल में, ये बन गई टी की पावर हमारी बन गई m माइनस 1। अब जो एक फर्स्ट इंटीग्रल है, फर्स्ट टर्म इंटीग्रल की जो फर्स्ट टर्म है 1 प्लस टी की जो पावर है इधर m माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, तो 1 प्लस टी की पावर तो m माइनस 1 तो ये रही, और उधर से जो 1 प्लस टी की पावर है वो n माइनस 1 ये बन गई, और एक 1 प्लस टी की पावर यहाँ से 2 है। इन सब पावर्स को अगर हम कंबाइन करते हैं, जो हमें वैल्यू मिल रही है, कंबाइन करने के बाद जो हमें वैल्यू मिली वो ये वैल्यू मिल गई है। ओके,
ये वैल्यू मिलने के बाद इसमें जो वैल्यू है वेरिएबल को जिसे डिनोट किया वो टी से डिनोट किया गया है, यहाँ टी वेरिएबल है। बीटा फंक्शन में जो वेरिएबल होता है एक्स, अब इस टी की जगह हम चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। हम समझने के लिए क्या करते हैं, इसमें इस टी की जगह वापस एक्स रख देते हैं, इससे कुछ इंटीग्रल की वैल्यू भी चेंज नहीं पड़ेगा। हमें हमारा जो बीटा फंक्शन है वो एम और एन पे डिपेंड कर रहा है बेसिकली। तो इसमें हम फाइनली क्या कर देंगे, इसमें हम बीटा एम एन सही से डिनोट करने के लिए, समझने के लिए टी को एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन एंड दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। तो इसमें बन गए लिमिट्स 0 to infinity x to the power m minus 1 over 1 plus x to the power m plus 1 m plus n dx। दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन। सिमिलरली हम जो सेकंड हमारा पोर्शन जिसमें पावर क्या है हमारी x की जो पावर है वो है n-1, उसको भी हम सिमिलर वे में प्रूफ कर सकते हैं। अब इसकी जो एक दो प्रॉपर्टी और है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वो प्रॉपर्टी क्या है, बीटा फंक्शन को हम न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एम और एन है उन पर क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख दें उनको, वो प्रॉपर्टी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके बाद तो अनदर प्रॉपर्टी है बीटा फंक्शन जिसमें इसको बीटा को एम और एन मीन्स कि ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, फैक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम और एन की फॉर्म में। वो कैसे हैं, उस पर जो कंडीशन है, सबसे पहली कंडीशन ये है हमारे पास जो इंटीजर्स हैं एम और एन और यहाँ एम और एन जो क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हों। अगर एम और एन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उस केस में बीटा फंक्शन को ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीटा एम एन इक्वल्स टू जो एम है उससे एक माइनस करते हैं उसका फैक्टोरियल मीन्स m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल ओवर डिनोमिनेटर में जो टर्म है m प्लस n-1 फैक्टोरियल। और ये तभी पॉसिबल है अगर m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और बाकी किसी केस में इसको हम नहीं लिख सकते। ये इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाता है इसका एक प्रूफ है, और जो प्रूफ है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं सभी में ये जो बीटा फंक्शन की प्रॉपर्टी वाले जो सिलेबस है सभी में है, और सभी यूनिवर्सिटी के पेपर्स में ये क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के। हम क्या करते हैं, बेसिक जो हमारा बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है वो मान के चल रहे हैं। लेट दिस इज द बेसिक वैल्यू ऑफ बीटा फंक्शन बाय डेफिनेशन है, और इसमें जो हम कंडीशन लेके चल रहे हैं एम एंड एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इनमें क्या है एम और एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसमें हम जैसे इसको कर रहे हैं इसको हम बाय पार्ट्स इंटीग्रेट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास यहाँ दो पार्ट्स बन गए, एक तो पार्ट्स क्या है ये एक्स की पावर m-1 वाला, दूसरा क्या पार्ट्स है 1 माइनस एक्स की पावर n-1। मैं क्या कर रहा हूँ फर्स्ट पार्ट को एज इट इज रख रहा हूँ एक्स की पावर n-1, और जो सेकंड पार्ट्स है उसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो पावर्स का इंटीग्रेशन किया आपने सेकंड पार्ट्स का 1 माइनस एक्स की पावर n हो गई क्योंकि पावर्स में एक जोड़ दिया, और बड़ी पावर से हमने क्या किया है बड़ी पावर से हमने डिवाइड कर दिया, माइनस जो हमने अभी सोल्व किया उस पर हम लिमिट्स भी लगा देते हैं 0 to 1, माइनस जो फर्स्ट पार्ट जो हमने एज इट इज रखा था उसको हम क्या कर रहे हैं उसका हम डेरिवेटिव कर रहे हैं। ये फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो गया, और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन किया था हमने, जो सेकंड पार्ट है ये हमारा सेकंड पार्ट है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो हम फर्स्ट पार्ट की जो वैल्यू हमारी वो वैल्यू हमारी 0 बन रही है, क्योंकि 0 इस वजह से बन रही है इसमें जो लिमिट्स हैं 0 to 1 है। अगर हम अपर लिमिट रखते हैं 1 तो 1 माइनस एक्स की पावर n है, और n क्या है पॉजिटिव इंटीजर, इस वजह से ये वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस। अगर 0 रखते हैं तो x की टर्म भी है प्रोडक्ट में,
तो x की जगह 0 रखा तो ये क्या बन गया 0, क्योंकि x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास, इस वजह से ये क्या बन गया, ये टर्म्स हमारी हो गई 0। अब जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म बाकी जितनी भी टर्म्स वो हमने कंबाइन कर ली हैं, और इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो हमने कैरी कर ली, बाहर कॉमन ले ली है। उसके बाद जो अंदर टर्म्स रही एक्स की पावर m-2 और 1 माइनस एक्स की पावर n dx। और इसको आगे सोल्व करने के लिए हम एक ट्रिक अप्लाई कर रहे हैं, वो ट्रिक है हमारी जो है उसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ जैसे 1 माइनस एक्स की पावर क्या है n है, इसको मैं प्रोडक्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। इसको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पावर n है तो इसको ऐसे लिख दिया आपने 1 माइनस एक्स की पावर n-1, और दूसरी है 1 माइनस एक्स। अब जो टर्म्स हमारी बनी है कंप्लीट जो टर्म है उसको मैं इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मान लिया हमारी ये जो टर्म बन गई, इसको मैं 1 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर x से भी, मीन्स हमारे पास दो टर्म बन जाएंगी फिर दोबारा से। पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा फिर x से मल्टीप्लाई होगा। आगे कैसे मल्टीप्लाई करके हम इसको फर्दर सोल्व करें, ये देखो नेक्स्ट जो हमारी टर्म बनी हमने इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दिया है। सबसे पहले कंप्लीट टर्म को हमने x से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ पावर जो थी वो उसके रिस्पेक्ट में जो पावर बनी है वहाँ पावर जो x की थी, x की पावर m-1 थी, सॉरी m-2, और इसमें जो मल्टीप्लाई होने के बाद जो टर्म्स बनी हैं, जैसे इस कंप्लीट को हमने मल्टीप्लाई किया पहले 1 से और फिर x से, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज ये टर्म आ गई। अब x से मल्टीप्लाई करेंगे इस कंप्लीट टर्म को तो x की पावर पहले m-2 थी, अब यहाँ x की पावर क्या रहेगी m-1 बाकी रह गई है। अब फिर से हम क्या करेंगे, इन जो इंटीग्रल है उसको सेपरेट कर देते हैं थ्रू आउट। जो दो टर्म्स हमारे बनी उन दोनों इंटीग्रल को हमने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है। अब सेपरेट होने के बाद इसको हम बीटा की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। आफ्टर टेकिंग कांस्टेंट पार्ट आउट ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल से आउट कर देते हैं, कैरी कर ले इंटीग्रल पार्ट से कांस्टेंट टर्म को हम बीटा फंक्शन की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के बाद ये वैल्यू हम लिख सकते हैं। जो जैसे फर्स्ट इंटीग्रल है इसमें x पावर m-1, तो जो बीटा m-1 और n की फॉर्म में लिखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा एज इट इज बीटा फंक्शन है तो इसको बीटा फंक्शन की फॉर्म में हम एज इट इज रख रहे हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में हमें दो जगह बीटा फंक्शन दिखाई दे रहा है। ये जो इक्वेशन है लेफ्ट हैंड साइड में बीटा mn है और राइट हैंड साइड में भी क्या है बीटा mn। जो बीटा mn की टर्म्स है उसको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ। लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए जो राइट हैंड साइड पे उसको लेफ्ट में भेज दिया मैंने, और लेफ्ट में शिफ्ट होने के बाद इसमें जो हमारी वैल्यू बनी है इसको लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद ये रह गया, और राइट हैंड साइड पे ये टर्म जो है ये रह जाती है हमारी। अब जो इसमें जो बीटा mn को लेफ्ट साइड से ही कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स है ये रह गई 1 प्लस m-1 बाई n। फर्दर में इसका मैं लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है कौन सा टर्म उसमें एलसीएम लेके जो टर्म बनेगी वो ये बन जाएगी इधर n प्लस m-1 बाई n। सिमिलरली जो राइट हैंड साइड है उसमें जो टर्म है ये m-1 बाई n इंटू बी m-1 कोमा n, ये टर्म रह गई हैं। इसको फिर फर्दर कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट टर्म है उसको मैं राइट में भेज दूंगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में मुझे सिर्फ बीटा mn चाहिए, नो अदर टर्म्स। बीटा mn लेफ्ट साइड में रखने के बाद जो हमारे पास टर्म्स बन रही हैं वो देखो क्या बन रही है। बीटा mn को लेफ्ट साइड में रखा, ये बीटा mn को लेफ्ट में रखने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो ये बन गई है बीटा mn इक्वल्स टू m-1 ओवर m प्लस n-1 बीटा m-1 n, ये हमारे पास टर्म बची है। अब इसको रिकरेंस रिलेशन की हेल्प से हम आके सोल्व करेंगे। देखो राइट हैंड साइड में क्या है m बीटा m-1 n है। अगर मैं जो लेफ्ट साइड में जो हमारे पास n है इस इक्वेशन में जो ये m है इसको मैं m-1 से रिप्लेस कर दूं, अगर m को अगर m-1 से हम रिप्लेस करेंगे तो क्या वैल्यू बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो बन जाएगी
इक्वेशन 1 को रिफॉर्म में लिखेंगे हम अनदर फॉर्म में आफ्टर रिप्लेसिंग m बाई m माइनस 1, तो जो वैल्यू बनेगी ये बन गई बीटा m माइनस 1 n, और राइट हैंड साइड में m माइनस 1 था तो यहाँ -2 हो जाएगा, और इस रिस्पेक्ट में जो वैल्यू थी ये बीटा m माइनस 2 n रह जाती है हमारी। अब ध्यान से देखो, अगर इसको आपको एक लिंक मिलेगा, जो अभी भी जो इक्वेशन मिली है इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 1 में ये जो वैल्यू है इसकी जगह मैं ये वैल्यू अगर पुट कर दूँ, जो अभी भी जो एरो मैंने बनाई है बीटा m माइनस 1 n इक्वल्स टू दिस वन, तो हमें एक और इक्वेशन बनेगी। वो उस इक्वेशन में जो हमारे पास जो टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में जो टर्म्स है ये टर्म्स रह गई है, जो ये टर्म है ये हमारे पास राइट हैंड साइड में रह जाती है। वो वैल्यू पुट करने के बाद फिर से हम क्या करेंगे, फिर से हम m को m माइनस 2 से रिप्लेस करके फिर से एक वैल्यू मिल जाएगी हमें। अगर इसी प्रोसेस को मैं कंटिन्यू कर जाता हूँ m टाइम्स m माइनस 1 टाइम्स कंटिन्यू, इसको अगर हम करेंगे तो हमारे पास स्टार्टिंग में बीटा m माइनस 1 n था, फिर m माइनस 2 रह गया इधर, जैसे पहले m माइनस 1 है, फिर m माइनस 2 रह गया, फिर m माइनस 3 रहेगा। ऐसे कंटिन्यू करेंगे तो लास्ट में हमारे पास राइट हैंड साइड पे क्या रहता है बीटा 1 n टर्म्स बच जाएगी, और बाकी टर्म्स इसी के रिस्पेक्ट में हम सोल्व करते जाएंगे। देखो कैसे कर रहे हैं आगे हम इसको ऐसे ही कंटिन्यूइंग लाइक दिस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास टर्म रह जाती है। ये टर्म रहने के बाद क्या है हमारे पास जो वैल्यू है ये वैल्यू रह जाती है बीटा 1 n, और बाकी जो टर्म्स हैं ऊपर जो टर्म है न्यूमरेटर में 1 माइनस m माइनस 1 m माइनस 2 डॉट 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 1 कंटिन्यू लाइक 1, और डेनोमीटर में जो है n प्लस m माइनस 1 एंड शोन इस टाइप की टर्म्स है। अब हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं बीटा 1 n की जो वैल्यू है वो सोल्व कर रहे हैं। बीटा 1 n मीन्स जो बेसिक इंटीग्रल वैल्यू वहाँ हम m की जगह क्या पुट कर देते हैं 0, m की जगह 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू हो गई 0 हमारे पास, और x की वैल्यू 0 होने के बाकी जो ये टर्म ये रहेगी, हम इसको डायरेक्टली सोल्व कर देते हैं, और सोल्व होने के बाद इसकी जो वैल्यू हमें मिलती है वो 1/n मिलती है। इस 1/n वैल्यूज को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ बीटा 1n की जगह। बीटा 1n की जगह ये वैल्यू पुट होने के बाद हमारे पास जो रिलेशन बनी है, हमारे पास जो रिलेशन है वो ये बन जाती है। अब हमें इसको जो हमें प्रूव करना है न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। मीन्स हमें जो न्यूमरेटर में जो टर्म चाहिए है m माइनस 1 फैक्टोरियल चाहिए है, जो कि यहाँ बनी हुई है ऑलरेडी m माइनस 1 इंटू m माइनस 2 इंटू 1, इंटू में एक टर्म और चाहिए n माइनस 1 फैक्टोरियल। जो हमें एक और टर्म चाहिए उसके लिए हम क्या कर देते हैं, जो यहाँ जो इक्वेशन है ना इसमें n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। यहाँ n माइनस 1 जो फैक्टोरियल हमारा बनेगा उससे हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड होने के बाद जो हमें वैल्यू चाहिए है वही वैल्यू मिल जाती है, एग्जैक्टली वही वैल्यू मिलेगी। मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। n माइनस 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई होने के बाद ये जो टर्म है इससे मल्टीप्लाई भी कर दिया हमने और इसको डिवाइड भी कर दिया। अब जो हमें वैल्यू चाहिए थी वही बन गई है। न्यूमरेटर में देखो क्या है m माइनस 1 फैक्टोरियल, ये रही m माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल जिससे अभी हमने मल्टीप्लाई किया है। और न्यूमरेटर में देखो क्या है, यहाँ तक तो वैल्यूज हमारे पास थी ऑलरेडी, n तक तो वैल्यू थी, और बाकी जो n माइनस 1 फैक्टोरियल चाहिए था वो हमने डेनोमीटर में मल्टीप्लाई करने से ले आए। तो इसको हम जो स्टार्टिंग की जो टर्म है इसमें स्टार्टिंग की ये जो टर्म है इसका फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो ये बन गया n प्लस m माइनस 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से बीटा की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो उसका प्रूफ हमने किया है। ये एक बार आप दोबारा से इसको रिवाइज कर लोगे या फिर यहीं से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, हम आगे से इसका सॉल्यूशन वहाँ प्रोवाइड करवा देंगे, आपको इसके स्टेप्स बता देंगे क्या क्या, और आप पढ़ोगे तो ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो सकती है। अब हम बीटा फंक्शन को समझने के लिए इसके कुछ एक एग्जांपल्स ले रहे हैं। जैसे कि ऐसे भी इंटीग्रल हैं हमारे पास जो बीटा फंक्शन की डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, बट उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ
बीटा फंक्शन की फॉर्म में उनको रिड्यूस करेंगे तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं वो मैं एग्जांपल आपको इधर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ फर्स्ट एग्जांपल हमारा ये है, ये जो एग्जांपल है लिमिट्स दे रखे हैं इस इंटीग्रल की 0 to 2 रूट एक्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/4 dx, पावर -1/4 dx है। अब जैसे जो बीटा फंक्शन में जो फॉर्म है वो यहाँ नहीं है। बीटा फंक्शन में क्या फॉर्म होती है, एक्स की पावर्स होती हैं। जो बीटा फॉर्म है उसको मैं उसमें जो लिमिट से 0 to 1 लिमिट बनती है सबसे पहले, उसके बाद एक्स की कुछ पावर होती है, फिर 1 माइनस एक्स के भी क्या है पावर्स हैं इंटू डी एक्स हैं। ये फॉर्म है बीटा फंक्शन की फॉर्म। बट इस फॉर्म में तो ये नहीं है। तो इस फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें बड़ी आसान सी सपोजिशन से मैं इधर ही समझा दूंगा आपको। इसमें जो 4 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म्स है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की टर्म्स ये जो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए 1 माइनस समथिंग की टर्म, 1 माइनस एक्स या 1 माइनस जेड जो भी कुछ भी ऐसी कुछ टर्म चाहिए। अब अगर मैं इस एक्स स्क्वायर की जगह 4z पुट कर दूं, मान लिया मैंने एक्स स्क्वायर की जगह 4z पुट कर दिया तो यहाँ 4 माइनस 4z हो गया। तो इस ब्रैकेट से हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया 1 माइनस जेड की टर्म यहाँ बाकी रह जाएगी। और 1 माइनस जेड की टर्म बाकी हमें रखनी है क्योंकि 1 माइनस एक्स या 1 माइनस वाई या 1 माइनस जेड टाइप के हमें टर्म्स चाहिए होते हैं बीटा फॉर्म में। इसी वजह से हमने ये इधर पुट किया है। ये पुट करने के बाद जैसे आपने वैल्यू सपोज की है जो इसमें पुट की है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4z वैल्यू पुट की है। यहाँ से हमने क्या किया एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्स की वैल्यू इधर से क्या मिली हमें x इक्वल्स टू 2√z। अब हमें क्योंकि dx की वैल्यू भी चाहिए होती है तो इसको हम क्या कर देते हैं, x की जो वैल्यू यहाँ से हमें मिली उसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मीन्स क्या हो गया dx इक्वल्स टू 2z टू द पावर माइनस हाफ dx। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाती है हमें। और फिर जो हमारे ऊपर वैल्यू है जो हमने स्टार्टिंग में वैल्यू सपोज की थी वहाँ से अगर हम x की वैल्यू इस वैल्यू से x की वैल्यू तो दे रखी है वहाँ से z की वैल्यू फाइंड करें हम तो z की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये वैल्यू हमें z की मिल रही वहाँ से। ये z की वैल्यू इसीलिए हमने फाइंड आउट की है, इसीलिए सेपरेट किया क्योंकि हम लिमिट्स फाइंड कर सकें। और लिमिट्स फाइंड कैसे कर रहे हैं हम, मान लिया हमारे पास अगर x की वैल्यू 0 है क्योंकि लोअर लिमिट में x की वैल्यू 0 है इसी वजह से x की वैल्यू 0 ले रहे हैं। अगर x की वैल्यू 0 है तो उस केस में z की वैल्यू क्या हो गई 0, क्योंकि ये जो x है हमने यहाँ x 0 पुट किया है तो z क्या हो गया हमारा 0। अब जो लिमिट्स हमारे इंटीग्रल में गिवन है 2 है अपर लिमिट्स। अब x की जगह 2 रखेंगे, ये वैल्यू यहाँ x की जगह 2 रखेंगे तो लिमिट्स z की जो वैल्यू है z इक्वल्स टू 4/4 मीन्स क्या हो गई 1 हो गई। x अगर 2 है तो z इक्वल्स टू 1, ये वैल्यूज हमारे पास मिल जाती हैं। अब जितने भी हमने सपोजिशन किए हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4z जो इम्प्लाई कर रहा है x इक्वल्स टू 2√z, ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। मीन्स क्या है हम x की जगह 2√z पुट करेंगे, x की जगह 2√z। जैसे ये वैल्यू दे रखे हमारे पास, इसकी जगह हमने ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दी क्योंकि x की पावर ऑलरेडी 1/2 थी तो यहाँ तो z की पावर 1/2 और ये 1/2 उसकी पावर ले ली हमने, ये 1/4 पावर बन जाएंगी। और फिर से क्या है नेक्स्ट जो टर्म है 4 माइनस 4z क्योंकि यहाँ हमने x स्क्वायर की जगह क्या पुट किया है 4z। और dx की जो वैल्यू है ये dx की वैल्यू बन गई है। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इतना सा काम करेंगे, जो हमारी जो कांस्टेंट टर्म है उसको सेपरेट कर लेंगे, उसको इस इंटीग्रल से बाहर रख लेंगे। फिर हम z की पावर्स लिखें, z की पावर्स और 1 माइनस जेड की पावर्स को सेपरेट कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो पावर सिंप्लीफाई होने के बाद जो हमारी टर्म इधर रहती है वो अभी ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये हमारे पास टर्म्स रह जाती हैं और इसको हम रिड्यूस कर देते हैं सिंपली फॉर्म में। इसको सिंपली रिड्यूस कैसे करते हैं हम, देखो ये बन गया हमारा जो कांस्टेंट है उसकी पावर बन गई
टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 मीन्स 2 की पावर 0 बन गई इधर से, और जेड की जो पावर ये बनी है, और 1 माइनस जेड की पावर बनी -1/4 इंटू में डी जेड। और जो हमारी ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनी है, ये इसको रिप्लेस, मतलब जो एक्स की वैल्यू को जेड में पुट करने के बाद जो हमारा बीटा फंक्शन बना है, उसको हम ऐसे लिख रहे हैं जैसे कि इस इंटीग्रल में जेड की पावर -1/4 है। यहाँ से अगर हम m की वैल्यू फाइंड करें, क्या बन गई -1/4 + 1, ये m की वैल्यू बन गई, और ये नेक्स्ट वाली ये क्या है, n की वैल्यू है। सिमिलरली इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तो -1/4 + 1, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाती है 3/4। सिमिलरली ये वैल्यू भी क्या है 3/4। सो दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन बीटा 3/4, 3/4। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, अगर आप इनको थोड़ा सा ध्यान से आप सोल्व करोगे तो ये इजीली सोल्व हो सकते हैं। जैसे इसी का जो सेकंड पोर्शन था, अगर मैं उसको आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि वो क्वेश्चन कैसे करना है, तो इसमें देखो क्या है, यहाँ जो टर्म है a माइनस एक्स, यहाँ में टर्म चाहिए थी 1 - x टाइप में टर्म चाहिए होती है, 1 - x हो या 1 - t या 1 - z, ऐसी कुछ टर्म चाहिए हैं। तो इसमें जो पुट कर रहे हैं हम 1 इसमें जो x की वैल्यू है x इक्वल्स टू हम ए जेड पुट कर देते हैं, ए जेड। वो इस वजह से पुट किया क्योंकि अगर हम यहाँ ए जेड पुट करेंगे तो यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, ए कॉमन लेने के बाद कैरी आउट करने के बाद तो यहाँ से टर्म जो रहेंगी 1 - जेड की टर्म्स रह जाएंगी, और हमारी जो लिमिट्स